बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटर। ठीक है, हमने इंडक्शन मोटर का 3 फेज इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर हमारे पास स्टेटर है, ठीक है, जिसे 3 फेज सप्लाई मिलती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट विल कट द स्टेशनरी कंडक्टर्स ऑफ द रोटर। तो रोटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एफआर। ठीक है, तो जो रोटर में प्रोड्यूस कर होता है आईआर, और रोटर की अपनी एक रिएक्टेंस होगी एक्सआर, और रोटर की रेजिस्टेंस होगी आरआर। इट इज अ क्लोज सर्किट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम बी डायग्राम में देख रहे हैं इसी सर्किट को कि एक्सआर ई आर की क्या वैल्यू थी, एस ई बी आर पीछे हमने डिस्कस किया आर्टिकल 4.7 में, और एफ आर की वैल्यू एस एफ बी आर ब्लॉक रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजिस्टेंस इससे इफेक्ट नहीं पड़ता स्लिप से, वो इस तरह रहेगा। और बता एक्स आर की वैल्यू जैसे ई आर की बारी चेंज हुई है, एक्स आर की बारी भी चेंज होगी, जे एस एक्स बी आर ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, अब हम इसकी फेजर डायग्राम अगर बनाना चाहें बी डायग्राम की तो कैसे बनेगी। रेजिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जे एस एक्स बी आर वर्टिकल, एंड दिस इज द यू कैन सी दैट इसको हमने एक्सटेंड किया है इसी जे एस एक्स बी आर को इस एक्सिस पे, तो डॉटेड लाइन आ गई। ये सेम है, इधर से हो या इधर से हो, बात एक ही है। और दैट इज ये रेजिस्टेंस हो गई, यही जे एक्स एक्स बी आर बराबर रेजिस्टेंस होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस जेड आर। जेड आर इज द इम्पीडेंस ऑफ द रोटर। तो रोटर का ये इम्पीडेंस क्यों निकली है, बिकॉज रोटर के अंदर कोई एक्साइटेशन नहीं होती, डीसी वगैरह कुछ भी नहीं। रोटर के अंदर वही फील्ड एक्साइटेशन आएगी जो एसी के अंदर होती है, इस वजह से। रोटर एक एंगल बना रहा है इम्पीडेंस के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ थीटा एंगल, थीटा आर। दिस थीटा आर इज अ मैकेनिकल डिग्री ऑफ द रोटेशनल डिग्री ऑफ द रोटर। थीटा आर इज द रोटेशनल एंगल। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अब हम ये जो बी है इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि यार टेकिंग एस कॉमन, आगे हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, उसी के थ्रू हमने डायग्राम बनाई है। टेकिंग एस कॉमन तो ई बी आर इज सेम, एस कॉमन तो एफ बी आर विल सेम। अच्छा, इसमें से एस कॉमन यार डिवाइड कर लें तो एक्स बी आर सेम, आर आर बच गया तो आर आर डिवाइड बाय एस। तो अब क्या बनेगी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड रूल, आर आर बाय एस हो गया। ठीक है, और ये क्या बना, एक्स बी आर, एस खत्म हो गया था इसका, और ये हमारे पास जेड आर बाय एस हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्स बी आर और आर आर बाय एस का वो ले लेंगे, इम्पीडेंस ले लेंगे, तो पहले जेड आर था, अब क्या बन जाएगा जेड आर बाय एस। ठीक हो गया, ये रोटर साइड है एंड दिस इज दी स्टेटर साइड। ठीक हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन से कैसे एनालाइज करेंगे। रोटर की रिएक्टेंस क्या है, एक्स आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर एल आर। ठीक है, एफ आर की वैल्यू क्या है, एस एफ बी आर। ठीक हो गया, तो इसको रीअरेंज कर लें, एस बार निकाल लें और 2 पाई एफ बी आर एल आर लिख लें अंदर। ठीक हो गया, तो क्या बन गया, एक्स आर इज इक्वल टू एस एक्स बी आर, जैसे इस डायग्राम में बताया है कि एक्स आर इज इक्वल टू एस एक्स बी आर। ठीक हो गया। इम्पीडेंस किसके बराबर हुई, रोटर की आर आर प्लस जे एस एक्स बी आर। ठीक है जी, और करंट किसके बराबर, रोटर करंट आई आर इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई जेड आर, ई आर डिवाइडेड बाई जेड आर, और ई आर की वैल्यू क्या है, एस ई बी आर डिवाइडेड बाई जेड आर। तो एस ई बी आर वैसे ही लिख लिया, जेड आर की वैल्यू क्या लिखी, आर आर प्लस जे एस एक्स बी आर। अब इनको ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एस से डिवाइड करें तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू ई बी आर डिवाइडेड बाय जेड आर बाय एस, और ई बी आर वैसे का वैसे ही, तो आर आर बाय एस हो जाएगा जब डिवाइड होगा, तो ये एक्स बी आर वैसे का वैसे ही रहेगा। यही सेम कोई कॉन्सेप्ट इधर है, आर आर बाय एस हो जाएगा, एक्स बी आर वैसे ही रह जाएगा, और ये जेड आर बाय एस बन जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ये देख लें आप, इसमें सेम तरीका है, इक्वेशंस के थ्रू भी एनालाइज कर दिए, बात एक ही है, आर आर बाय एस प्लस जे एक्स एक्स बी आर। दिस इज आई आर इज रोटर करंट। रोटर कितना करंट ड्रॉ करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, दैट इज आई आर। ठीक है जी, ये ब्लॉक रोटर वोल्टेज हो गया, ये इम्पीडेंस हमारे पास रोटर की होगी, और ये ब्लॉक रोटर वोल्टेज हो गई हमारे पास, रोटर की रेजिस्टेंस होगी और रोटर की रिएक्टेंस हो गई।
सो रोटर करंट किसके बराबर होगा, आई आर इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय जेड आर था, ये बात ऊपर थी, ई आर बाय जेड आर 416 है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय एस, 416 को अगर एस से डायरेक्ट डिवाइड करें या हम इसको लिख लें इस तरह 417 को लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई बी आर एंगल जीरो, इसके साथ कोई एंगल नहीं है तो लिख सकते हैं ई बी आर एंगल जीरो, मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर आर बाय एस प्लस जे एक्स बी आर, ये किसके कोलेंट है, ये कोलेंट है जेड आर बाय एस के, जेड आर बाय एस के, जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये है जेड आर बाय एस, जेड आर बाय एस के कोलेंट है। तो जेड आर बाय एस का एंगल क्या होगा, थीटा आर, ये थीटा आर करंट रोटर के एंगल के साथ इसका ताल्लुक है। आई आर इज थीटा आर इज द मैकेनिकल रोटेशनल एंगल ऑफ द रोटर, ठीक है जी, ये थीटा आर इज द रोटर एंगल, ये रोटर एंगल है मैकेनिकल डिग्रीज, और विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल करंट के लिहाज से इट कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिग्रीज एज वेल, यू कैन कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल विद रिस्पेक्ट टू पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, वो जो हमने आपको बात समझाई थी पीछे। सो ई बी आर, ठीक है जी, ये थीटा आर जो है एंगल रोटर का करंट का जो इम्पीडेंस का एंगल है, इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस एंगल, ठीक है जी, इम्पीडेंस एंगल, व्हाई, बिकॉज इट इज द एंगल दैट इज मेड बाय द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। तो ये होगा इम्पीडेंस एंगल जेड आर बाय एस, तो जेड आर बाय एस एंगल थीटा आर ऊपर चला गया माइनस थीटा आर, तो आई आर इज इक्वल टू ई बी आर डिवाइड बाय जेड आर बाय एस, तो आई आर इज इक्वल टू ई बी आर डिवाइड बाय जेड आर बाय एस, या ये वाली इक्वेशन 417 इसको मॉड ले लें, न्यूमिनेटर का मॉड ले लेंगे, डिनोमिनेटर का मॉड ले लेंगे, आपके पास ये स्क्वायर रूट आर आर बाय स्क्वायर प्लस एक्स बी आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थीटा आर क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स बी आर डिवाइडेड बाय आर आर बाय एस, आपके पास ये आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा रोटर का, ठीक है जी, और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एंगल आएगा रोटर का, ठीक है जी, और जो रोटेशन करेगा फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी। ये अभी आप समझ सकते हैं, और दूसरी तरह ये भी समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने स्टेप किए थे एसी कॉन्सेप्ट्स में कि यार थीटा किस एंगल से रोटेट करेगा रोटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू दिस, you can understand this concept here with respect to the reactance and resistance, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 4.3, सिंपल एग्जांपल है, द रोटर ऑफ अ सर्टेन 25 हॉर्स पावर मोटर है, मैकेनिकल आउटपुट है, 6 पोल पी इज इक्वल टू 6, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब रेटेड है, ये रेटेड वैल्यूज है। इंडक्शन मोटर हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पर फेज है, ठीक है जी, पर फेज बताई हुई है, एक फेज का बताया हुआ है, पर फेज कितनी है, रेजिस्टेंस 0.1 है, रिएक्टेंस 0.54, द ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज EBR, ये बताया हुआ है, ना बता तो भी मतलब था ये EBR है 150 वोल्ट, इफ द रोटर इज टर्निंग एट 1164 RPM, उसकी रोटर की जो स्पीड है NR कितनी है, वो है 1164, डिटरमिन द सिंक्रोनस स्पीड, NS निकालो, स्लिप निकालो, रोटर इंपीडेंस निकालो ZR, ठीक है जी, रोटर करंट IR निकालो, रोटर करंट इफ चेंजिंग द शाफ्ट लोड रिजल्ट इन 1.24% स्लिप की वैल्यू इतनी हो गई, चेंज हो गई, तो क्या होगा, स्पीड फॉर द कंडीशंस इन E, ठीक है जी। सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड 120 FS बाय P 60 है, तो ये आ जाएगा, स्लिप NS माइनस NR डिवाइड बाय NS, ये फार्मूला था, आपके पास स्लिप आ गई। अब इम्पीडेंस ZR इज इक्वल टू ZR बाय S प्लस JXBR है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। IR इज इक्वल टू EBR डिवाइड बाय ZR, EBR 150 एंगल 0 है, और ZR की वैल्यू क्या है, एंगल के साथ 3.38 एंगल 9.20, ये भी आ जाएगा। फिर आपके पास अगर स्लिप कहता है कि 1.24% है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 0.0124, फिर दोबारा ZR निकल जाएगी स्लिप के साथ, इस नई स्लिप के साथ, और फिर नया करंट रोटर करंट इसके स्लिप के साथ निकल जाएगा। और आखिर में कहता है कि स्पीड फॉर कंडीशंस इन E, अगर स्लिप पुरानी बदल जाती है, स्पीड इन कंडीशंस इन E, तो NS हमारे पास वो ही रहता है, ये स्लिप बदली है, तो इसके साथ क्या वैल्यू आएगी NR की 1185 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल फार्मूले हैं, और इसमें सिर्फ स्लिप चेंज हो रही है और बाकी सारे के सारे वही लगेंगे। लोकस ऑफ द रोटर करंट, यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी कर लें, फिर हम आपको उस डायग्राम से बताएंगे। द रोटर करंट एंड द रोटर इंपीडेंस एंगल थीटा आर, ठीक है जी, रोटर इंपीडेंस एंगल थीटा आर, रोटर करंट IR
हैव देयर ग्रेटेस्ट वैल्यूज एट ब्लॉक्ड रोटर, जब ये रुके हुए होते हैं, जस्ट स्टार्टिंग होती हैं, एट रेस्ट होते हैं, उस वक्त मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने की कोशिश करता है रोटर, बिकॉज d5/dt रेट ऑफ चेंज ज्यादा होता है, बोथ डिक्रीज इन वैल्यू एज रोटर एक्सेलरेट्स, तो रोटर सिंक्रोनाइजेशन की तरफ जाएगा, ये वैल्यूज कम होती जाएंगी, एंड बोथ अप्रोच जीरो एज रोटर अप्रोचेस सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस पे चले गए, टॉर्क भी जीरो हो गई, टॉर्क भी जीरो होगी, स्लिप भी जीरो हो जाएगी और IR भी जीरो हो जाएगा। नोट दैट फॉर लो वैल्यूज ऑफ स्लिप लेस देन 0.05, अभी जीरो पे नहीं पहुंचा, 0.05 है, रोटर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, IR इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, स्लिप कम होगी तो रोटर करंट भी कम होगा, स्लिप बढ़ेगी तो रोटर करंट भी बढ़ेगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम जितना भी पीछे अंडरस्टैंड किया है हम इस डायग्राम में आपको समझाते हैं। यहां पे हमारे पास देखें कि दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, स्लिप और स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, सो स्लिप इज 0 हियर, यू कैन से द स्लिप इज 0, स्लिप 0 है तो स्पीड क्या है 100% फुली सिंक्रोनाइज्ड, स्लिप है 1, स्पीड क्या है 0, एट रेस्ट, जस्ट स्टार्टिंग और ब्लॉक्ड, ये दो कंडीशंस है। स्लिप 0.5 है, ये देख लें इधर, और स्पीड कितनी है 50%, ना इधर की तरफ ना हो। अब यहां से स्लिप से 0 की तरफ जाएगा सिंक्रोनाइजेशन की तरफ, और स्लिप से बैकवर्ड इस तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक्ड रेस्ट की तरफ जा रहा है, यहां से डी एक्सेलरेशन की तरफ जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन की तरफ जाएगा। अब इसके अलोंग वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पेयर्स एंड डिग्रीज, व्हाट इज एम्पेयर, रोटर करंट कितना ड्रॉ करता है IR, और डिग्रीज थीटा आर की मूवमेंट कितनी होती है रोटर की, रोटर की मूवमेंट क्या होती है, एक ये मतलब भी है इसका, इंपीडेंस एंगल है थीटा आर, रोटर की मैकेनिकल रोटेशनल बता रहा है कितने डिग्रीज है, स्टेप में कितनी मूवमेंट करेगा जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द स्टेटर कट करेगा स्टेशनरी कंडक्टर्स ऑफ द रोटर को। अब आप ये देखें कि ब्लॉक्ड है, क्या है ब्लॉक्ड 1 पे क्या है, ब्लॉक्ड स्लिप 1 है, स्पीड कितनी है 0, उस पे कटिंग कितनी होगी d5/dt मैक्सिमम, जब कटिंग d5/dt मैक्सिमम होगा उस वक्त रोटर करंट कितना ड्रॉ हो रहा है स्टार्टिंग के अंदर, आप देख लें अप्रोक्सीमेटली 180-190 एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है, 180-190 जब एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है तो उस वक्त इसकी जो मूवमेंट स्टार्ट होगी, इसकी जो मूवमेंट स्टार्ट होगी मैकेनिकल रोटर की, दैट विल बी 80 डिग्री इन द स्टार्ट, ठीक है। फिर आप ये देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता ये स्लिप 1 से रेस्ट से एक्सेलरेट किया 0.8 पे आई, फिर 0.5 पे आप देख लें, 0.5 पे जब 50% स्पीड पे पहुंची तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है उसकी जो वो हो रही थी, उसके अंदर जो इंडक्शन हो रही थी और जो चेंज थी, जो क्या थी चेंज थी, वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता 80 से कम हुई, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट 70 है, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास स्लिप की वैल्यू 0 पे पहुंची, इसका मतलब स्लिप की वैल्यू 0 पर पहुंची का मतलब क्या हुआ, स्टेटर और रोटर फुली सिंक्रोनाइज्ड हो गए, तो 100% स्पीड को पहुंचे, जब ये 100% स्पीड को पहुंचे तो टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, टॉर्क 0 हो गया तो करंट भी 0 होगा, करंट इसलिए 0 होगा कि जो स्टेटर से रोटर के इंडक्शन हो रही थी वो चेंज की वजह से हो रही थी, जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई, चेंज नहीं हुई, तो चेंज नहीं हुई तो ER 0 हो जाएगी, ER 0 होगी तो IR भी 0 हो गई। जब ये IR 0 हो गया तो वो डिफरेंस ना रहा उसका रोटर का आपस में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर का और स्टेटर का आपस में लैग ना रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपस में सिंक्रोनाइज पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसका डिफरेंस था तो ये 80 पे से स्टार्ट किया लेकिन जैसे जैसे ये 0 को अप्रोच किया इसने डिक्लाइन स्टार्ट किया और ये लैग 0 पे चला गया। आप ये देख लें, ये है, बस इसको छोड़ दें फिलहाल, ये फेजर डायग्राम इज एनफ टू अंडरस्टैंड। आगे है जी इंपॉर्टेंट बात 4.10 एयर गैप पावर। The power transferred electromagnetically across the air gap between the stator and the rotor is called air gap power. जनरेटर है, तवज्जो के साथ सुने, जनरेटर है, जनरेटर में क्या होता है, स्टेटर से रोटर से स्टेटर की तरफ, जनरेटर में फ्रॉम रोटर टू द स्टेटर जो पावर ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं एयर गैप पावर, ये प्लस में होती है क्योंकि ये जनरेटर है। मोटर में होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो इनपुट क्या देंगे इलेक्ट्रिकल मोटर को, तो इसका मतलब है स्टेटर को इनपुट मिलेगा, स्टेटर से रोटर में ट्रांसफॉर्म होगा, रोटर आउटपुट में मैकेनिकली मूव करेगा। तो जब स्टेटर से रोटर में एयर गैप आएगा, पावर ट्रांसफर होगी तो एयर गैप माइनस हो जाएगा तो मोटर एक्शन हो जाएगा, और एयर गैप पावर अगर ट्रांसफर होगी फ्रॉम रोटर टू द स्टेटर तो एयर गैप पावर विल पॉजिटिव एंड इट विल बी जनरेटर एक्शन। ये याद रखिएगा इस बात को, पीछे ही मैंने बताई थी। एस गैप इज इक्वल टू क्या होगा, वही अपरेंट पावर का फॉर्मूला VI स्टैटिक सिंगल फेज 3 के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा,
एस गैप एयर गैप लिखते होते हैं, गैप भी लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू EBR ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज इसमें मैक्सिमम होगी और IR स्टेरिक कॉन्जुगेट लेंगे। EBR इज इक्वल टू EBR का मैग्नीट्यूड एंगल 0 डिग्री, इसके साथ कोई एंगल नहीं है करंटली, ठीक हो गया। और IR इज इक्वल टू IR एंगल माइनस थीटा आर, जो इसका करंट का एंगल है, इसे इंपीडेंस एंगल भी कहेंगे और इसको डिफरेंस का भी एंगल कह सकते हैं, ठीक है जी। इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये प्लस के साथ EBR IR एंगल थीटा आर आ जाएगा। तो एस गैप का क्या फार्मूला बना, एक के साथ कॉस ऑफ एंगल आ जाएगा, पोलर में रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें, और एक के साथ साइन आ जाएगा। EBR IR कॉस ऑफ थीटा आर, EBIR साइन ऑफ थीटा आर, एक एक्टिव पावर होगी एक रिएक्टिव पावर होगी। एंड थीटा आर हियर इज कॉल्ड रोटर इंपीडेंस एंगल, कॉस ऑफ थीटा आर इज द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, ठीक है जी। एक्टिव कंपोनेंट P गैप सप्लाइज द शाफ्ट पावर आउटपुट एज वेल एज फ्रिक्शन, विंडेज एंड हीट लॉसेस टू द रोटर। एक्टिव पावर है, दूसरी कौन सी है, रिएक्टिव पावर है। तो अपरेंट पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं 424 को इस तरह, एस गैप इज इक्वल टू P गैप प्लस J Q गैप। तो ये आप ये देख रहे पावर ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसे कहते हैं पावर ट्रायंगल, पावर डायग्राम ऑफ एयर गैप पावर। तो एक एक्टिव है, एक्स एक्सिस पे, वाई पे क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और रिजल्टेंट क्या बन गया हमारे पास, एयर गैप पावर का अपरेंट पावर कॉन्जुगेट, इसे कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं। और जो नेट एंगल क्या बन गया, थीटा आर। तो अब इसका मतलब है इस डायग्राम से आप एक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं, इस डायग्राम से रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला है 3 फेज का, किसका है, 3 फेज का। विद रेस्पेक्ट टू एग्जांपल 4.3 जो भी पीछे की है उसके लिहाज से वो कह रहा है कि आपसे निकालो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के कंपोनेंट्स निकालो, लेकिन उसके लिए पहले आपको 3 फेज एयर गैप पावर निकालेंगे, ये आपने निकाल ली, ठीक हो गया। और उसके लिहाज से एक एक्टिव कंपोनेंट बनेगा, दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो एंगल आया है इसका करंट का, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल, कॉस 9.2 कर देंगे 0.99, बिकॉज माइनस और प्लस कॉस के साथ हो तो एंगल प्लस ही कंसिडर होता है, ठीक है जी। भी सिंपल एग्जांपल है, यू मस्ट नो इट। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4.11 मैकेनिकल पावर एंड डेवलप टॉर्क। मैकेनिकल पावर एंड डेवलप टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसको 4.11 को बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये आपको समझ आएगा। अदरवाइज ये होगा कि इसमें असल में इस चैप्टर के अंदर, इंडक्शन के अंदर बाज़ औक़ात मैकेनिकल के 2-3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपने अंडरस्टैंड करना है। टॉर्क के भी 2-3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, इसी तरह एयर गैप पावर के इस्तेमाल होंगे। तो आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए, फार्मूले भी आने चाहिए, डायग्राम, वो जो फ्लो डायग्राम होती है हम आगे फिर आएगी इसमें, वो भी आएगी। तो इंशाल्लाह इट विल नॉट मेक अ प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द एयर गैप फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर। तो मोटर एक्शन है, सुन लें, स्टेटर टू द रोटर, इसका मतलब हम 3 फेज मोटर पढ़ रहे हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। स्टेटर से रोटर पावर ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है जी, इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर, मोटर है, द रिमाइंडर इज एक्सपेंडेड एज I स्क्वायर R हीट लॉसेज होगा। तो इसका मतलब है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं, 429 को इनपुट क्या था, P गैप, I है फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर, आउटपुट क्या आया, मैकेनिकल मोशन, P मैकेनिकल प्लस लॉस, लॉसेज क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ हीट, I स्क्वायर R लॉसेज, तो दिस इज रोटर कंडक्टर लॉस, ठीक हो गया। ये P गैप का फार्मूला, एक ये गैप आ गया। दूसरा फार्मूला भी P गैप का है, उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे, P गैप फार्मूला, एयर गैप फार्मूला इज आल्सो एक्सप्रेस, क्योंकि फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर होती है, इस वजह से एयर गैप पावर इज इक्वल टू 3 फेज है, IR स्क्वायर डिवाइडेड बाय S। वाई S, बिकॉज RR के साथ S है, RR डिवाइडेड बाय S था, इस वजह से 3 IR स्क्वायर RR बाय S। जो पिछली डायग्राम आप टॉपिक देख लें 4.8, उसके अंदर RR बाय S है, तो ये हो जाएगा 3 IR स्क्वायर RR बाय S, ठीक है। तो अगर 3 IR स्क्वायर RR, ये क्या चीज है ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है, ये सिंपल और सिंपल जो है रोटर कंडक्टर 3 फेज लॉस है, रोटर कंडक्टर 3 फेज लॉस है, ये है, ये PRCL है। तो रोटर कंडक्टर लॉस है, इसको हम लिख सकते हैं 431 में P गैप इज इक्वल टू PRCL डिवाइडेड बाय S, ठीक हो गया। अब PRCL किसके बराबर है, 3 IR स्क्वायर RR। ये वैल्यू भी आप दोबारा पुट करें 429 में, तो क्या बनता है P गैप। तो P गैप की आपने ये वाली वैल्यू लिख ली, 3 IR स्क्वायर RR बाय S इज इक्वल टू P मैकेनिकल, वैसे का वैसे ही, प्लस PRCL इज इक्वल टू 3 IR स्क्वायर RR,
ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, जरा तवज्जो के साथ सुने। इसका मतलब ये हुआ कि PRCL इज सिंपल लॉस 3IR² RR by S एंड व्हाट इज P गैप 3IR² RR by S। स्लिप से डिवाइड करेंगे तो ये गैप बनेगी बिकॉज ऑफ इंडक्शन एक्शन, इंडक्शन के साथ स्लिप के साथ इसके साथ वो है ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्विंग इक्वेशन 433 फॉर P मैकेनिकल को इधर ले आए, बाकी चीजों को इधर रीअरेंज कर लें तो आपके पास क्या बनी, P मैकेनिकल इज इक्वल टू 3IR² RR इंटू 1 - S डिवाइडेड बाय S। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 434 है। क्या है 434, 3IR² RR बाय S इंटू 1 - S। ये ऊपर से आई है 433 से हमने सॉल्व किया है। अब 434 को भी पुट करें, ठीक हो गया। इस इक्वेशन में बैक पुट करेंगे हम इनटू इक्वेशन 430 के सॉरी ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 430 इंटू 430 हमारे पास क्या है, P गैप इज इक्वल टू 3IR² RR बाय S। P गैप इसके बराबर है, ये देख लें आप 430 में, और आपके पास 434 में क्या है 3IR² RR बाय S। ये चीज तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ये देख लें आप जहां से माउस पॉइंटर कर रहा है 3IR² RR बाय S। इसे कहते हैं एयर गैप विद रिस्पेक्ट टू S है, तो ये हो जाएगा P मैकेनिकल इज इक्वल टू P गैप इंटू 1 - S। P गैप इंटू 1 - S, ये किसके बराबर है P मैकेनिकल। ठीक है जी, अब आप ये देख लेंगे ये इक्वेशन 435 भी P मैकेनिकल की है, 434 भी P मैकेनिकल की है और 429 भी P मैकेनिकल की। आपने देखना है हमारे पास कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कौन से अवेलेबल है, इक्वेशन कौन सी हमारे पास इस्तेमाल होगी। दिस इक्वेशन 435 रिप्रेजेंट टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एट स्लिप S। टोटल मैकेनिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर के लिए आउटपुट के लिए हमें ये P गैप चाहिए और स्लिप चाहिए। वो जो इक्विवेलेंट सर्किट अभी पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है जी, वो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने पीछे पढ़ा है उसके लिहाज से हम इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 434 इंटू 433, 434 की वैल्यू हम P मैकेनिकल जी है इसको सब्स्टिट्यूट कर लो 433 में। ये जो P मैकेनिकल की वैल्यू यहां पर आई है 434 में, उसको बैकवर्ड पुट करें 433 में और उसको सॉल्व करें, रीअरेंज करें तो आपके पास 436 बनेगी। RR बाय S जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में डिवाइड किया था आपको याद होगा, इज इक्वल टू RR बाय S इंटू 1 - S प्लस RR। इसका क्या मतलब है, इस चीज को जरा समझना है हमने, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा इस बात को। 436 indicates that the equivalent resistance RR by S can be split, can be further divided into two components, series connected components as shown in figure 4.10 जो देख चुके हैं हम। RR उसमें से क्या चीज है, सिंपल एक्चुअल वैल्यू है रेजिस्टेंस की पर फेज, और RR by S into 1 - S ये क्या है, equivalent resistance per phase that expends energy at the rate equal to the mechanical power produced। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 4.8 में जो आपने फेजर डायग्राम डिस्कस किया है उसको सामने रखते हुए हमने ये एनालिसिस की है कि रोटर की सर्किट को जब भी डिजाइनिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्लिप इट इज एक्चुअली इक्वल टू टू मेन पार्ट्स। One is the actual resistance, the other RR by S into 1 - S is related to the energy, mechanical energy produced। ये याद रखिएगा इस बात को, ठीक हो गया। ये फार्मूला कहीं इस्तेमाल नहीं होता लेकिन दिस फार्मूला इज बेसिकली यूज फॉर डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। अब हमने निकालना है जी डेवलप टॉर्क, और बाकी वैल्यूज हमने बार बार टॉर्क की मैंने कहा था इक्वेशंस आएंगी। हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी आपको याद होगा उसकी स्लिप की, क्या था, एस स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय 1 - S। उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो NR बाय NS क्या बनती है 1 - S, तो 1 - S ये बनती है, ये आप देख लें पीछे मैकेनिकल में 1 - S, 1 - S क्या बनती है NR बाय, ये देख ले ताकि जरा क्लियर हो, 1 - S, 1 - NR बाय NS। तो यहाँ पे पुट कर लें दोबारा इस क्वेश्चन 435 में, 430 सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 434, ठीक है, एंड सिंपलीफाइंग रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द इतना। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा 434, 435 में कर दें या 434 में, बात एक ही है कि वो भी इसी के बराबर है। 434 में डिस्कस किया तो चलो 434, 3
आई आर स्केयर आर आर बाय एस, ये तो एयर गैप हो गया, इंटू 1 माइनस एस, तो 1 माइनस एस किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा है, एन आर बाय एन एस के बराबर होता है, 1 माइनस एस किसके बराबर है, एन आर बाय एन एस, और ये 3 आई आर स्केयर आर आर बाय एस गैप है, क्या है गैप, इसको दोबारा इसी तरह लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 3 आई आर स्केयर आर आर बाय एस, और ऊपर क्या आ गया साथ 1 माइनस एस की जगह पे एन आर बाय एन एस, ये इक्वेशन होगी 437। ये एक और इक्वेशन है मैकेनिकल पावर की, याद रखिएगा मैकेनिकल पावर की। और ये जो सर्किट था 410 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इसका मतलब है कि रोटर के दो कंपोनेंट्स हो गए, रेजिस्टेंस एक एक्चुअल हो गया और एक विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिकल कंपोनेंट या मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, इसका कन्वर्ट ये आपके पास आ गया जी वाट के अंदर है, ठीक, बिकॉज करंट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है जी, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, सिंक्रोनाइज्ड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 746 आ जाएगा। तो पी मैकेनिकल किसके बराबर हुई, एक फार्मूला तो ये है जो आपके पास अभी आया 438 में, इसको आप इलेक्ट्रिकल में भी और मैकेनिकल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। द बेसिक इक्वेशन दैट रिलेट्स हॉर्स पावर टू डेवलप टॉर्क एंड रोटर स्पीड इज, ये हम पीछे से करते आ रहे हैं, उसमें रिडक्शन सिंक्रोनस मोटर में भी डिस्कस किया था पीछे, मैंने आपको बताया ये फार्मूला बार बार लगेगा, मैंने कहा था ये हर जगह लगेगा, आखिर डीसी में भी इस्तेमाल होगा ऐसा फार्मूला। तो डेवलप टॉर्क के अंदर जो फार्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू पी मैकेनिकल इज इक्वल टू डेवलप टॉर्क टीडी इनटू एनआर रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय 5 टू द फैक्टर कांस्टेंट। अब ये भी मैकेनिकल है, ये भी मैकेनिकल है, दोनों है। हम 438 और 439 को इक्वल टू कर सकते हैं, इक्वल टू कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो डेवलप टॉर्क का फार्मूला आपके पास दो बने हैं, जरा गौर से सुनिएगा। एक बनता है 7.04 इंटू 3 आई आर स्केयर आर आर डिवाइड बाय एस एन एस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो क्या बना 21.12 आई आर स्केयर आर आर डिवाइड बाय एस एन एस। एक फार्मूला डेवलप टॉर्क का ये आ गया, ठीक है। एक डेवलप टॉर्क का फार्मूला आप यहां से निकाल लेंगे जो 439 इक्वेशन है, दो, ठीक है। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग 430 इंटू 440, 430 किधर है हमारे पास, 430 की ये इक्वेशन है, ये देख लें। 430 में है पी गैप 3 आई आर स्केयर आर आर बाय एस, ये गैप का जो है वो फार्मूला है, गैप का फार्मूला 430 इंटू 440, तो 3 बार निकाल लें, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे निकाला हुआ 3 आई आर स्केयर आर आर डिवाइड बाय, ये गैप आ गया, ये पूरा का पूरा गैप बन गया, एनएस को छोड़ के गैप बन गया, इसको बार निकाल लें तो 7 बार क्या जाएगा 7.04, तो 7.04 वैसे ही लिख लें, पूरा का पूरा गैप बन गया, गैप के साथ पी गैप पूरा लिख लें डिवाइडेड बाय एनएस। तो डेवलप टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू गैप, डेवलप टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू दी रोटर, यू कैन से पीआरसीएल के साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है, या इसको अलग अलग एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, और डेवलप टॉर्क हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो 3 फार्मूला के पास डेवलप टॉर्क के आ गए, ठीक है। मैकेनिकल पावर के 1 फार्मूला, 2 फार्मूले और आगे 3 गालिबन और है, 5 फार्मूले मैकेनिकल पावर के हैं। तो यू मस्ट नो ऑल द फार्मूलाज, और इसमें बेहतर यह है कि आप लोग इसकी डेरिवेशन को हाथ से प्रैक्टिस करेंगे बार बार 2-3 दफा, तो इंशाल्लाह ये सारे फार्मूले आपको आ जाएंगे कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। अब इसको देखते हुए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अभी एग्जाम्पल 4.5 एग्जाम्पल है, और वही बातें पूछी जा रही हैं जो अभी हमने 4.11 में डिस्कस की हैं। अ 3 फेज 460 वोल्ट लाइन 25 हॉर्स पावर मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी 64 पोल पी इक्वल टू 4 इंडक्शन मोटर 3 फेज है, ठीक है जी, 3 फेज ऑपरेटिंग एट रिड्यूस लोड के अंदर रिडक्शन आई है या लोड रिड्यूस्ड हुआ है, रिक्वायर्स 14.58 किलोवाट इनपुट टू द रोटर। ये क्या आ गया, ये पी इनपुट इलेक्ट्रिकल आ गया, पी इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द रोटर, जरा सा तवज्जो के साथ सुनिएगा, पी इनपुट टू रोटर। अब इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन के अंदर एक्साइटेशन नहीं होती, तो ये इनपुट रोटर की तरफ कौन सा है, पी गैप है, ये 14.58 ये गैप है, क्या है, गैप है। द रोटर कॉपर लॉसेस पीसीयू या पीआरसीएल 263 वाट एंड कंबाइंड फ्रिक्शन विंडेज स्ट्रेक, ये सब का कॉम्बिनेशन 197 है। फाइंड आउट द शाफ्ट स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड निकलेगी तो शाफ्ट स्पीड निकलेगी। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पी मैकेनिकल के फार्मूले हमारे पास 5 मौजूद हैं, कौन से लगेगा देखेंगे। और डेवलप टॉर्क टीडी के भी 3 फार्मूले हमारे पास हैं, तो देखेंगे कौन सा लगता है। सबसे पहले हमें चाहिए स्लिप डायरेक्ट निकल नहीं सकती, वाई ना हमें एनएस पता है फिलहाल और ना हमें जो है एनआर पता है, तो स्लिप नहीं निकल सकती। तो स्लिप को निकालने के लिए एक और फार्मूला है, वो कौन सा, पी गैप इज इक्वल टू पीआरसीएल बाय एस, अभी पढ़ा है।
स्लिप इससे आगे पी गैप 14.58 है, पी आरसीएल लॉसेस 263 वाट दिए हुए कॉपर लॉसेस, रोटर कंडक्टर लॉस है डिवाइड बाय एस। तो स्लिप आके बाद इनडायरेक्टली आ गई, स्लिप आ गई तो एनएस निकाल लिया 120 एफएस बाई पी, ये 1800 आ गया, तो एनआर रोटर की स्पीड 1767 आ गई, रोटर की स्पीड आ गई। अब हमारे पास आगे चीज पूछता है पी मैकेनिकल, पी गैप भी पता है, पी आरसीएल भी पता है, तो हमें पता है कि पी गैप जो हमारे पास इनपुट था इज इक्वल टू पी मैकेनिकल आउटपुट प्लस पी आरसीएल लॉस। ये इक्वेशन यहाँ पे पड़ी है, देख लें ये दोबारा, ये इक्वेशन 429 को इसने इस्तेमाल किया है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, तो आउटपुट क्या है, पी मैकेनिकल जो पी गैप माइनस पी आरसीएल, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशन ये वाली इस्तेमाल होगी क्योंकि वेरिएबल्स वो वाले दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये दिए हुए तो हमारे पास 14.317 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है जी, वॉट है, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल 19.19 हॉर्स पावर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब डेवलप टॉर्क के दो फार्मूले हैं, एक डेवलप टॉर्क का कौन सा फार्मूला है, वही 5252 वाला, उससे इस्तेमाल करके आंसर निकाला 57 आ गया, और दूसरा डेवलप टॉर्क का वही फार्मूला है 7.04 पी गैप बाय एनएस। वैल्यूज आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर ठीक है गलत है। 7.04 पी गैप बाय एनएस करें तो आपके पास आ जाएगा जी 7.04 इंटू पी गैप 14.5, ये गिवन है, एनएस भी गिवन है, डेवलप टॉर्क डायरेक्ट आ जाएगी। ये भी आंसर ठीक है, ये भी, तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों डेवलप टॉर्क के फार्मूले सेम आते हैं। इस तरह आप मैकेनिकल पावर को भी अपनी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है और फार्मूले भी हैं मैकेनिकल पावर के, उसके साथ वैल्यूज को इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास वही चीज है, थोड़ी सी एक नई शेप के अंदर डिस्कस की हुई है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पढ़ी है, हम थोड़ा सा इसको एक और एंगल के साथ इसको देखेंगे। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास डिराइव हुई है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की 442। The developed torque is expressed in equation 440 जो हमने निकाली is a function of two variables rotor current and slip. Substituting current equation 419 into torque equation 440. 419 की कौन सी इक्वेशन है, IR की वैल्यू, जिसमें EBR डिवाइडेड बाय RR बाय S होल स्क्वायर प्लस XBR। ये एक आर्टिकल 4.8 से उसने ये IR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये IR की वैल्यू है। ठीक हो गया तवज्जो के साथ, ये पूरा IR है, ये IR है, 419 ये है जिसके बारे में ये कह रहा है। ठीक हो गया, इनटू 440 ये है जो अभी आपने देखी है, ये 440 है, 221.12 RR डिवाइड बाय SNS इनटू IR स्क्वायर। तो IR की वैल्यू पीछे 4.8 से आपने सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज EBR डिवाइडेड बाय अंडर रूट RR स्क्वायर प्लस XBR स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास पूरी की पूरी डेवलप टॉर्क आ गई। इस इक्वेशन में आप टॉर्क, स्लिप और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बना सकते हैं। इसके साथ आप पूरी की पूरी वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रोटर की रेजिस्टेंस का कितना इफेक्ट पड़ता है, ये आप देख लें। ब्लॉक्ड रोटर के साथ कैसा फंक्शनैलिटी है, टॉर्क का स्लिप के साथ इनवर्स रिलेशन है, स्लिप 0 हो जाएगी तो टॉर्क क्या हो जाएगी, स्लिप हमारे पास अगर मिनिमम है टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी, टॉर्क मैक्सिमम है स्लिप मिनिमम हो जाएगी। स्लिप मतलब ये आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है वो सॉरी नहीं बनेगा, एस स्लिप नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये जब एस स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे एस डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा टॉर्क का स्लिप के साथ। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क ऊपर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, स्लिप 0 है, सिंक्रोनाइज है, टॉर्क 0 हो जाएगा, स्लिप 1 है, टॉर्क ब्लॉक्ड है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, वो भी 1 की वैल्यू जाएगी उसको। अब यहां पर हमने थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व समझना है, कोई मुश्किल नहीं है, यही कर्व है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। वही वैल्यूज हैं, स्लिप और स्पीड की प्लॉटिंग की हुई देख लें आप, 1 से 0 पे सिंक्रोनाइज स्लिप 100% स्पीड है, 1 पे क्या है ब्लॉक्ड है, लॉक्ड है, उस वक्त क्या होता है उसकी स्पीड कितनी है 0 है, 0.5 है, ये मिड में है। अब आप देख रहे हैं कि जब स्लिप 1 हुई, ये रोटर इज एट रेस्ट या रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग, तो रोटर इज करंटली इन अ ब्लॉक्ड पोजीशन, उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। वो जो मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त लगती है, ये डेवलप टॉर्क का वर्टिकल एक्सिस में डेवलप टॉर्क है, जो टॉर्क उस वक्त लगती है स्टार्टिंग टॉर्क जिसे कहते हैं, वो उसकी वैल्यू होगी, एक रिप्रेजेंट वैल्यू होगी कि स्टार्टिंग टॉर्क कितनी है, मैक्सिमम है, कम है या नोटेबल है, जो भी, तो वो उसे हम कहते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क। ठीक है जी, दूसरा नाम इसका क्या होगा, ब्लॉक्ड रोटर टॉर्क, बिकॉज रोटर इज ब्लॉक्ड, उस वक्त जो टॉर्क स्टार्टिंग के लिए लगेगी दैट इज कॉल्ड एज ए लॉक्ड रोटर टॉर्क और दी ब्लॉक्ड रोटर टॉर्क, ये 0.1 है। उसके बाद क्या होगा, डेवलप टॉर्क पैदा होगी, स्टार्टिंग के लिए डेवलप टॉर्क इज ग्रेटर देन द लोड टॉर्क, द मशीन विल एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट पे जाएगी तो ये 0.2 पे पहुंच जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद 0.2 पे जब पहुंच गई, एक्सेलरेट हो गया, हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन पे ये पहुंच रही है। ठीक है जी, 0.2 इज अबाउट 40% ऑफ दी
स्पीड, ये हमारे पास ये 0.40, अगर ये पॉइंट से 40% के 100% ये कंसिडर कर लें, ये 60% फॉर एग्जांपल ये पहुंच गई। और इसके बाद हमारे पास लोडिंग अप्लाई की इस पे, ठीक है जी, लोडिंग अप्लाई की, तो हमारे पास इस तरह कह लें आप इस बात को, या आप ये कहें कि इससे आगे जाकर जितनी मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई की विद लोडिंग अप्लाई की टू पे, हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क जो इंडक्शन मोटर ने डेवलप की, द मैक्सिमम टॉर्क दैट इंडक्शन मोटर डेवलप्स विदाउट ब्रेक डाउन द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टॉर्क। ये मैक्सिमम टॉर्क 0.3 पे लगी, इससे आगे सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर 3 फेज अपनी टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। दिस इज लास्ट पॉइंट, 0.3 इज द मैक्सिमम टॉर्क। द मैक्सिमम टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक डाउन टॉर्क। ये आपके पास कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग टॉर्क हो गई, ये आपके पास कह सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क हो गई, लॉक टोटल टॉर्क भी इसे कहते हैं। 3 के बाद आगे मजीद जाएगी, ऐसे स्पीड इंक्रीज होगी, 60 से ये चली गई 80 पे, और 80 से ये चली गई 100% स्पीड पे। तो 100% स्पीड पे आप देख लें कि 100% स्पीड को जब पहुंची, इसका मतलब है 100% सिंक्रोनाइज हो गई। जब 100% सिंक्रोनाइज होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? द टॉर्क वैल्यू इज 0। तो यही बात जो पीछे आर्टिकल 4.9 में पढ़ाई थी, अब रिलेट कर रहा हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब टॉर्क की वैल्यू 0 हुई, जब सिंक्रोनाइजेशन पहुंच गई और सिंक्रोनाइजेशन पहुंच गई और स्पीड पहुंच गई मशीन की, मोटर की स्पीड पहुंच गई 100%। जब 100% को पहुंची, डेवलप टॉर्क 0 हो गया। डेवलप टॉर्क 0 है तो IR, रोटर करंट 0 है, रोटर करंट 0 है तो थीटा R जो डिफरेंस होगा दोनों का आपस में, वो भी 0 हो जाएगा। तो जब रोटर स्टार्ट कर रहा है तो उस वक्त स्टार्टिंग टॉर्क अप्लाई हुई है TD, उस वक्त IR भी नोटेबल होगा, ठीक ठाक होगा। IR विल बी नोटेबल अमाउंट, रोटर करंट होगा, ठीक है, और थीटा R की रोटेशनल डिग्री भी नोटेबल होगी। जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक डाउन टॉर्क 3 पे, तो उस वक्त IR की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे आगे नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेक डाउन टॉर्क इस मैक्सिमम टॉर्क है। तो यहाँ पे IR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त हमने 80 पढ़ा था, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पहुंच गई है 200 को पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल 200 को पहुंच गया, तो इससे आगे वैल्यू नहीं हो सकती IR की भी और थीटा R की भी। उसके बाद फिर जब ये जैसे जैसे ये सिंक्रोनाइजेशन को फुल पहुंच जाएगा, उस वक्त थीटा R 0 हो जाएगा, IR 0 हो जाएगा, डेवलप टॉर्क 0 हो जाएगा, और स्पीड मशीन की 100% होगी। अच्छा, इफ द लोड टॉर्क ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू और एक्सीज लोकल टॉर्क, द मशीन विल नॉट एक्सेलरेट। ये 3 पॉइंट में पहले आपको बता चुका हूं कि डेवलप टॉर्क इज ग्रेटर देन द लोड टॉर्क, मशीन विल एक्सेलरेट। डेवलप टॉर्क इज लेस देन द लोड टॉर्क, मशीन विल डी एक्सेलरेट। डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू द लोड टॉर्क, द मशीन विल गो इन अ सिंक्रोनाइज्ड मोड। ठीक है जी, ये सारा ये बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड भी कर लें। सेम कॉन्सेप्ट है। द ब्रेक डाउन टॉर्क इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉर्क दैट इज मोटर कैन डेवलप विद वाइल बीइंग लोडेड होता है, रेटेड वैल्यूज होती हैं लोडेड की, विदाउट सफरिंग एन अब्रप्ट ड्रॉप इन स्पीड, सिंक्रोनाइज्ड हुआ होता है। और नो लोड कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कौन सी कंडीशंस है? नो लोड। तो नो लोड का क्या मतलब है? इंडक्शन मोटर ऑन नो लोड। मैंने आपको क्या बताया था? इंडक्शन मोटर ऑन नो लोड बिहेव्स लाइक अ सिंक्रोनस मोटर, बिहेव्स लाइक अ सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि वो उसका 100% सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो जब ये स्टार्टिंग करेगा तो यहाँ पे नो लोड के अंदर स्टेटर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर करंट। तो स्टेटर के अंदर जो भी इंडक्शन होगी एज अ प्राइमरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो इंड्यूस किस में होगी? सेकेंडरी क्या है? रोटर, डायरेक्टली रिलेशन आपस में। पैरासिटिक टॉर्क को आप छोड़ दें फिलहाल। पुल अप टॉर्क, वो पुल अप टॉर्क कौन सी टॉर्क है? देखो हमने 3-4 टॉर्क्स पढ़ी थी, आपको याद होगा। एक आपने कहा था पुल इन टॉर्क, वो टॉर्क जो मशीन को डेवलप टॉर्क की तरफ लेकर जाता है, स्टार्टिंग की तरफ लेके जाता है और मूवमेंट करवाता है, रोटेशन कराता है, डेवलप टॉर्क की तरफ लेके जाता है, उसे कहते हैं पुल इन टॉर्क। फिर हमने कहा था एक टॉर्क होती है मैक्सिमम टॉर्क, वो ब्रेक डाउन टॉर्क होती है। फिर हमने कहा था एक पुल आउट टॉर्क होती है, वो टॉर्क होती है जो मशीन को सिंक्रोनिज्म से बाहर लेके जाती है। ये कब होता है? जब दोनों फील्ड्स का आपस में लैग बहुत बढ़ जाता है या लोडिंग इतनी अप्लाई करती है जितनी वो रेटिंग से बाहर है, तो वो पुल आउट हो जाता है। अब ये पुल अप क्या कौन सी एक्सेलरेशन के साथ इसका ताल्लुक होगा? The pull-up torque of induction motor is the minimum torque developed by the rotor during the period of acceleration from rest to the speed at which the breakdown torque occurs। ये वैल्यू है पुल अप टॉर्क की। ये देख लें आप, यहां से यहां तक, ये मैक्सिमम यहां से लेके यहां तक। तो बेसिकली ये पुल अप टॉर्क भी डेवलप टॉर्क के साथ इसका ताल्लुक है। पुल अप टॉर्क, ये पुल अप टॉर्क लिखा हुआ है। पुल इन जो है उसको मूवमेंट करवाती है, पुल अप आके इसको एक्सेलरेशन करवाती है, कहां तक? ब्रेक डाउन तक। तो दैट इज पुल अप टॉर्क। बाकी पुल आउट जो है वो एक्सेलरेशन से हमारे पास को बाहर करता है।
4.15 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नजर तो वैसे सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन इस वजह से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसके साथ फ्लो डायग्राम रिलेटेड है, और फ्लो डायग्राम के साथ ही हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हमारे पास बनती हैं किसकी, इसकी के एयर गैप पावर कैसे निकालेंगे, विंडेज फ्रिक्शन स्ट्रे कैसे निकालेंगे, स्टेटर कंडक्टर लॉस, रोटर कंडक्टर लॉस। ये हमें जो है बगैर इस टॉपिक के समझे हमें जो है वो नहीं पता चल सकता। ये हमारे पास डायग्राम है। ये डायग्राम जनरेटर के लिहाज से भी बनती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। ये है स्टेटर टू रोटर है, तो ये एयर गैप इस तरह आ गई, और ये एयर गैप रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। तो बास बुक्स में जनरेटर के लिए प्लस लेते हैं पी गैप, बास बुक्स में माइनस लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में पी गैप प्लस और माइनस आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा। तो चूंकि हम मोटर डिस्कस कर रहे हैं तो अब ये आप देख ले, इनपुट क्या है मोटर को, 3 फेज इलेक्ट्रिकल देते हैं। स्टेटर को होता है, स्टेटर कंडक्टर लॉस पैदा होगा, और स्ट्रे लॉस कोर के अंदर कोर लॉसेस पैदा होंगे। क्या होंगे, कोर लॉसेस पैदा होंगे। आगे क्या है, स्टेटर से रोटर में गैप है, तो एयर गैप ट्रांसफर होती है फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर। उससे बाद रोटर में जब आएगा तो रोटर कंडक्टर लॉस होगा, फ्रिक्शन विंडेज रोटर के, ये पी मैकेनिकल आउटपुट की तरफ जा रहा है, और ये स्ट्रे लॉस ड्यू टू द इंडक्शन जो स्टेटर से रोटर में इंड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पी स्ट्रे लॉसेस। और आउटपुट क्या है, मोशन, पी शाफ्ट इज द मोशन। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये ट्रांसफॉर्म्ड पावर है। ये इक्वेशन इस तरह बताई हुई है P444। पी गैप is the input. For example, P gap को input ले लें, that is equal to input is equal to output minus loss. Sorry. P input is the input. Input is P gap is equal to P input minus losses. कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है मैं बताता हूँ। ये P gap है, ठीक है हमारे पास, ये P gap हमने फाइंड आउट करनी है। ये कब निकालेंगे, जब आप P gap में से हम जो है पी इनपुट में से पी इनपुट में से ये लॉसेस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी गैप आ जाएगा। पी गैप इज इक्वल टू पी इनपुट माइनस पी कोर माइनस पी एस सी एल। हम ये डायग्राम ले लें आदि, इसको छोड़ दें, इसको डिस्कार्ड कर दें, ये डायग्राम ले लें। ये देख लें, यहाँ से माउस पॉइंटर कर रहा है, इस डायग्राम में इनपुट आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया, लॉस ये हो गया, इनपुट आउटपुट लॉस। सो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है जी। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेज। तो ये इक्वेशन इस तरह आई है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेज। सो पी गैप इज इक्वल टू पी इनपुट माइनस पी कोर माइनस पी एस सी एल। ये एक इक्वेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू गैप 440 को। आप देख लें गैप की ये इक्वेशन भी है, ठीक है। इसको एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट इक्वेशन हो, सारी लॉसेस, ये लॉसेस पूरे के पूरे जो इसमें आए हैं, सारे के सारे लॉसेस इसमें शामिल हो जाए। वो क्या होगी, 445 पी लॉस टोटल लॉस इज इक्वल टू एससीएल लॉस, ये है कोर लॉस, रोटर कंडक्टर लॉस, फ्रिक्शन विंडेज लॉस एंड स्ट्रे लॉस। ये सारे के सारे ये जो सेक्शन है नीचे वाला, ये क्या शो कर रहा है, दीज आर द लॉसेस। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी, ये क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट मैकेनिकल, दैट्स इट। अब हमारे पास ये लॉसेस के भी दिखा हुआ कि कितनी परसेंट लॉसेस होती है मशीन के अंदर। मशीन की टाइप्स भी वेरी करती है, सिंगल 3 फेज भी वेरी करती है, एप्लीकेशन भी वेरी करती है, लॉसेस की परसेंटेज जो एक्सप्रेस हुई है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल होगी। सबसे कम फ्रिक्शन और विंडेज के होते हैं, 5-10% लॉसेस परसेंट है, स्ट्रे लॉसेस 10 to 25 है, कोर लॉसेस 15 to 25% होते हैं, स्टेटर कंडक्टर लॉस 15 to 25 है, और हमारे पास ये लॉस कौन सा, आई डोंट नो कि ये क्या लिखा हुआ है इसने, सॉरी स्टैंडर्ड कंडक्टर लॉस है, और ये क्या है, रोटर कंडक्टर लॉस है। हाँ, ये आरसीएल है, ये एससीएल है। रोटर के अंदर 15 to 25 होती हैं, और स्टेटर के अंदर 40% तक लॉस चला जाता है। वाई, बिकॉज स्टेटर को इनपुट मिलता है, वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इसमें लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने 2-3 और कन्वर्जन्स देखनी है इंडक्शन मोटर के लिहाज से, ठीक है। ये कैसे देखेंगे, यही देख लें। अब इसका ये वाला सेक्शन देख लें, पहले आपने इधर से इधर देखा था, अब यही डायग्राम देख लें, और हम इस डायग्राम का ये वाला सेक्शन देख रहे हैं। इसमें क्या है, आउटपुट पी गैप है, पी शाफ्ट है, इनपुट पी मैकेनिकल है, और लॉस क्या है, ये वाले। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह कि पी शाफ्ट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी फ्रिक्शन विंडेज एंड पी स्ट्रे। ये भी आ सकता है पी शाफ्ट का फार्मूला, और हमें मैकेनिकल है ना, तो मैकेनिकल ये फार्मूला है, पी मैकेनिकल इज इक्वल टू टी डी एनआर 5 to 5, या पी शाफ्ट मैकेनिकल शाफ्ट हो गए
डेवलप टॉर्क भी शाफ्ट की NR डिवाइड बाय 5252, और एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट ऑफ द मशीन इज P शाफ्ट, इनपुट इज Pn। ठीक हो गया। पावर फैक्टर इज इक्वल टू P इन डिवाइड बाय S इन अपरेंट पावर, और S इन इज इक्वल टू √3 V लाइन I लाइन या 3 V फेज I फेज स्टैटिक, I के साथ स्टैटिक आ जाएगा। ये सारे फार्मूले 50 फार्मूले हैं इस पूरी बुक में, तो दे आर यूज्ड इन डिफरेंट मैनिपुलेशंस। ठीक है जी, आपने प्रैक्टिस करनी होगी तब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये लास्ट एग्जांपल है 4.6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। व्हाई दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू द दिस डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड किए बगैर हम लोग आगे मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, फिर हमारे साथ ये है कि प्रॉब्लम्स बनेंगे। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि किधर जो है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। 3 फेज है, 230 वोल्ट लाइन, 60 हर्ट्ज, 100 हॉर्स पावर मोटर है, 6 पोल इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशन। रेटेड कंडीशन है, हैज एन एफिशिएंसी 91% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी आ गई तो फिर आंखें बंद करके आउटपुट इनपुट के साथ इसका निकल सकता है, पावर फैक्टर के साथ इसका ताल्लुक बन सकता है। तो एफिशिएंसी जो दी हुई है इससे हम लोग निकालेंगे वेरिएबल जो अननोन है, एंड ड्रॉस लाइन करंट। अब ये 3 फेज सुनिएगा, ये क्या है, 3 फेज मशीन है और 3 फेज मोटर है। वो लाइन करंट कितना ड्रॉ करती है, 248 एम्पियर। तो यहां पर आपके पास ने अपरेंट पावर नहीं दी हुई, मेगावाट से मेगावार नहीं दी हुई। ठीक है, 248 एम्पियर दी हुई है। ठीक है नहीं है एम्पियर, इसका मतलब है ये भी आपके पास गिवन है और 230 वोल्ट लाइन भी आपके पास गिवन है। आप अपरेंट पावर निकाल सकते हैं। द कोर लॉस P कोर, स्टेटर कॉपर लॉस SCL, रोटर कंडक्टर लॉस RCL, ये है। फाइंड आउट पावर इनपुट Pin, एफिशिएंसी दी हुई है Pn। टोटल लॉसेस, सम ऑफ ऑल दी लॉसेस, नहीं पता। एयर गैप पावर P गैप, उसको जो हमने फार्मूले पढ़े उससे निकालेंगे। शाफ्ट स्पीड जो NS की आएगी, जो NR के बराबर होगी, जो टर्बाइन स्पीड होगी, इसे शाफ्ट स्पीड कहते हैं। पावर फैक्टर, ये जो अभी हमने ऊपर देखा है। कंबाइंड सारे लॉसेस, कंबाइंड फ्रिक्शन विंडेज स्ट्रे लॉसेस, यानी कि ये जो फ्रिक्शन विंडेज और स्ट्रे इस तरफ वाले लॉस होते हैं डायग्राम के, इस तरफ वाले लॉस वो अलग निकालो। एंड शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट पे जो टॉर्क TD लगती है जिसे डेवलप टॉर्क कहेंगे, ये मैकेनिकल टॉर्क, T मैकेनिकल, TD मैकेनिकल, आउटपुट के लिहाज से वो भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये डायग्राम के बगैर क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड होता। तो हमने ये डायग्राम बनाई P इनपुट, ठीक है जी, ये ट्रांसफॉर्म्ड P गैप, ये आ गई P शाफ्ट, ये हमारे पास P SCL फ्रिक्शन विंडेज स्ट्रे, ये इधर लिख लिए, ये लिख लिए SCL, ये RCL है, ये RCL है, रोटर की साइड पे है, ये स्टेटर की साइड पे SCL, और ये कोर आ गया। डायग्राम थोड़ी सी वो है, ब्लर्ड है, इस वजह से बुक से आपके पास क्लियर डायग्राम है। ठीक है, ये जो आपके पास सबसे पहले नोन है, ये जो कुछ आपके पास नोन है इधर से, वो सारा का सारा आपने डायग्राम में फिट इन कर लिया। फॉर एग्जांपल ये गिवन है, ये गिवन, 3 चीजें आपके पास इसने दी हुई है, 1697, 2803 और 1549, ये आप भर लेंगे 1, 2 और 3, ये 3 चीजें आपने भर ली डायग्राम में। ये आपको नहीं पता फिलहाल, ये भी नहीं पता फिलहाल, ये भी नहीं पता, ये इसको XYZ कर दें फिलहाल, और जैसे जैसे आपको पता चलेगा आप इस डायग्राम के अंदर नोट करेंगे। लेकिन डायग्राम कंप्लीट होगी तो आपको चीजें सारी आएंगी। तो इसमें कोई नई चीज करने की नहीं है, वही फार्मूले हमारे पास जो 450 तक फार्मूले हैं, सेम फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल होते हैं और उसी को हम लेकर आगे चलेंगे। एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट मैकेनिकल P शाफ्ट होती है, इनपुट इलेक्ट्रिकल होती है। एफिशिएंसी गिवन है, अब शाफ्ट कहां से पता है हमें, शाफ्ट ये है 100 हॉर्स पावर, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 746 वाट, तो 746 मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास एफिशिएंसी गिवन है। इनपुट आ गया, ये इनपुट की वैल्यू इधर डाल दिया आपने, ये इनपुट आ गया। अब आपके पास और क्या चीज पता है, अब आपके पास और क्या चीज पता है जो आप निकाल सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है जी, आपके पास 2 फार्मूले थे, याद होगा मैंने आपको कहा था कि इस तरफ से इस तरफ देखें तो एक ही क्वेश्चन बनती है, डायग्राम की इस तरफ से इस तरफ देखें 2 ही क्वेश्चन बनती है। ठीक है जी, लॉस का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल लॉस जब भी निकालेंगे हमारे पास लॉस का ये फार्मूला होता है, P लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, या इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये शाफ्ट उधर चला जाएगा प्लस के साथ, शाफ्ट प्लस लॉस, तो लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। सो P गिना के पास पता है, शाफ्ट
शाफ्ट आपके पास कितना है, 100 था, 100 इंटू 746, ये आपके पास निकल गया पी लॉस। ये क्या निकल गया, पी लॉस, ये कंप्लीट पी लॉस निकल गया आपके पास। अब आपके पास पी गैप वाला एक फार्मूला इस तरफ था, एक फार्मूला आपके पास इस तरफ था। जो इस तरफ वाला फार्मूला है वो क्या बना, पी गैप इज इक्वल टू पी इन माइनस कोर माइनस एससीएल। ये वैल्यूज आपके पास पता है, आपने ये जो है पी गैप निकाल लिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक हो गया। पी गैप इज इक्वल टू पी आरसीएल बाय एस, क्योंकि आरसीएल नहीं पता तो आपके आरसीएल पता है आपके पास के नहीं, आरसीएल आपके पास पता है 1549 दिया हुआ है, ठीक है। एस नहीं पता, स्लिप नहीं पता, तो स्लिप आप निकाल लेंगे 0.02, स्लिप निकाल ली। एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, आपके पास एन भी आ गई, एनआर निकल जाएगी, एनआर इक्वल टू एनएस इंटू 1 माइनस एस, सिंपल। फिर आपके पास एपरेंट पावर निकाल लेंगे लाइन की, फिर पावर फैक्टर निकाल लेंगे, फिर आखिर में जो टोटल लॉस इस्तेमाल करेंगे फार्मूला ये वाला, टोटल लॉस किस तरह निकलेगा, ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको आखिर में बताया था। इसमें से कहता है ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, फ्रिक्शन विंडेज और स्ट्रेस, ये एक्स है, नहीं पता तो इसको एक्स कंसिडर करो, लॉस में से ये सारे माइनस करो, तो आपके पास जो है फ्रिक्शन विंडेज का 1329 आंसर आ जाएगा। आखिर में शाफ्ट टॉर्क जो डेवलप टॉर्क है पैदा होती है मैकेनिकल आउटपुट की, वो यही होगी इस तरह, पी 5252 इंटू पी शाफ्ट मैकेनिकल, दिस इज मैकेनिकल, पी मैकेनिकल डिवाइडेड बाय एनआर। ये पुट करेंगे, एनआर इसलिए पुट किया है कि शाफ्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है, शाफ्ट का ताल्लुक हमारे पास मैकेनिकल के साथ है, मैकेनिकल आउटपुट है टॉर्क की। इस तरह पी मैकेनिकल जो पावर डेवलप होती है, और एनआर इज रोटर स्पीड, रोटर आउटपुट मैकेनिकल मिलता है मोटर के केस में, तो डिवाइडेड बाय एनआर होगा 1176, वो फार्मूला पीछे दिया हुआ यही वाला 446.6 आता है। ये देख लें आप, ये फार्मूला यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास ये फार्मूला है। एक ये फार्मूला इस्तेमाल किया है इसने 5252 वाला, बिल्कुल ये वाला फार्मूला इसने इस्तेमाल किया है 5252 वाला। इसमें एनआर है हमारे पास, ये देख लें आप एनआर। ये क्वेश्चन ये चैप्टर हम कर लेंगे। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर न्यूमेरिकल है और हर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो पेपर अगर फिजिकल हुआ तो क्वेश्चंस विल कम विदाउट एनी रीजन, ठीक है। पेपर अगर आपका फिजिकल ना हुआ तो आपके ओपन एंड क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस में वेरी, तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनके अंदर वो डायग्राम्स बनाएंगे, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ ना, स्केच द पावर फ्लो डायग्राम, पूरी डायग्राम बनाएंगे, एंटर वैल्यूज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अननोन, ये पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो नो डाउट अबाउट इट, ये आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट मुकम्मल हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह।